गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज संडे है और संडे के दिन हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करते हैं, बस जो पूरे हफ्ते में पढ़ा होता है उसी का एमसीक्यू के फॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग से 2 मिनट बात करना चाहूँगा। देखिए, आप में से कुछ लोग का सुझाव आया है कि ऐसे कर दीजिए या फिर इन चीज़ों को ऐड कर लीजिए। तो सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आप लोग से हमेशा कहता हूँ कि कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो ज़रूर बताइए। अगर उस सुझाव को, आपकी उस शिकायत को तुरंत नहीं सॉल्व किया जा रहा है, तुरंत नहीं ऐड किया जा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरा उस पे ध्यान नहीं गया है या फिर आप लोगों ने कह दिया तो मैंने उसको नोटिस नहीं किया है। हाँ, मैंने नोटिस किया है, मेरा ध्यान भी गया है, मैंने आपको रिप्लाई भी दिया है। बस ये है कि कुछ चीज़ें ऐड करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, थोड़ा-सा मुझे भी टाइम दीजिए, क्योंकि मुझे कोई भी नई चीज़ ऐड करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। कोई टीम काम नहीं कर रही है, सारी चीज़ें अकेले ही मैनेज करनी है। तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि आपने सुझाव दिया था और सुझाव बेकार हो गया या फिर आपने कोई शिकायत की थी और शिकायत बेकार हो गई, सर ने तो ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा नहीं है, मेरा पूरा-पूरा ध्यान है। बस वही कि थोड़ा-सा मुझे टाइम दीजिए, मैं उसको ऐड करूँगा, उसको इंक्लूड करूँगा। आप में से जब भी कोई सुझाव देता है, कोई कुछ बात बताता है, कोई शिकायत करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, आप भी इसमें इंक्लूड हैं, आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं, आप भी बता रहे हैं कि सर ये गलत था और यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर लीजिए, इन चीज़ों को हटा दीजिए, इन चीज़ों को और ले आइए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग को लगता है कि आपका भी कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि कमेंट नहीं कर सकते, तो फिर ये मेरी ईमेल आईडी है, यहाँ पे भी आप भेज सकते हैं, डायरेक्ट मैं ही देखता हूँ इसको। और देखिए, कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं, चाहे वो टेलीग्राम पे, चाहे ईमेल आईडी पे। अगर मैं तुरंत रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो आप ये मत सोचो यार कि सर कितने घमंडी हैं या जवाब नहीं दे रहे हैं या फिर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। भैया, मैं भी इंसान ही हूँ, मुझे भी काम रहता है, कभी कहीं चला गया, कभी कहीं कुछ और फँस गया। तो मेरे साथ भी वो चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली हर इंसान के साथ होती है। तो आप ऐसे मत ट्रीट करो कि मतलब सर बहुत घमंडी हैं, सर रिप्लाई ही नहीं दे रहे हैं, सर हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हमने कुछ बताया था उसको नोटिस ही नहीं कर रहे हैं सर। ऐसा नहीं है यार, सबकी चीज़ें नोटिस की जाती हैं। और कई बार आप लोग के मैसेज ऐसे होते हैं, जैसे कोई सवाल है, अब कोई सीसैट को लेकर के क्वेश्चन कर रहा है, कि सीसैट को लेकर के हम क्या करें, कैसे करें? तो आप बताइए, मैं उसको मैसेज में कैसे जवाब दे सकता हूँ? भाई, सीसैट का टॉपिक इतना बड़ा है और मुझे कैसे पता है कि आपका मैथ अच्छा है या फिर आपकी रीजनिंग अच्छी है? तो वो पूरा टॉपिक बन जाता है ना, उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी अच्छे से। किसी का मैथ अच्छा है तो उसको सीसैट को लेकर के ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैथ्स की प्रैक्टिस करता रहे। किसी को मैथ्स बिल्कुल नहीं आ रही, उसको समझ ही नहीं आ रहा है या उसका बहुत थोड़ा-सा सही है, तो उसको फिर रीजनिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है ना। अब इसको मैं मैसेज में कब तक लिखूँगा, आप खुद बताएँ? तो अगर कभी मैं आपका रिप्लाई नहीं देता हूँ, तो इसको लेकर के नाराज़ मत होइए कि सर आपने तो 1 दिन 2 दिन रिप्लाई नहीं दिया। कई बार ऐसा हो जाता है यार, हम भी फँसे होते हैं, हमें भी कोई काम होता है। पर मेरा यकीन मानिए, जो भी आप शिकायत करते हैं, जो भी आप सुझाव देते हैं या कुछ भी आप कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो सारी चीज़ों को ऊपर मेरा ध्यान रहता है। आप उसकी टेंशन नहीं लेंगे कि आपने कुछ कहा था और उसको ध्यान नहीं दिया गया। सारी चीज़ों के ऊपर मेरा ध्यान रहता है। बस वो है कि कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। धीरे-धीरे करके डे बाय डे इम्प्रूव भी होता जाएगा। डे बाय डे चीज़ें इम्प्लीमेंट होते जाएँगी, आप लोग उसकी टेंशन नहीं लेंगे। जैसे अभी इस वाली वीडियो में ही हमने कुछ एक नया करने की कोशिश की है। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हाँ, अच्छा था, इसको इंक्लूड करिए। या फिर आप लोग को लगता है कि वो फालतू की चीज़ है, तो आप बोल सकते हैं कि सर उसको हटा दीजिए, वो हमारे काम का नहीं है। चलिए पहले वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बात करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरितगृह गैसों यानी कि ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं, उसके उत्सर्जन में कमी, कृषि उत्पादन में वृद्धि, सतत कृषि को बढ़ावा, किसानों की आय में वृद्धि। पूछ कह रहा है कि उपरोक्त में से कितने जलवायु स्मार्ट कृषि, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के संभावित लाभ हैं? अब यहाँ पे जब भी संभावित लग गया तो आपको क्या समझ आ रहा है? संभावित का मतलब ये होता है कि भाई फ्यूचर में तो उसके बारे में सर्च हो ही सकती है ना। और जहाँ पर भी टेक्नोलॉजी के बारे में बात आ जाती है, तो वहाँ पे आप देखेंगे ना, यूपीएससी अक्सर आपसे संभावित ही पूछता है। और टेक्नोलॉजी है, उसमें डे बाय डे इंप्रूवमेंट ही होगा, तो इसी तरीके से एक प्रोसेस ही है स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है, एक प्रोसेस ही है। तो इसमें भी डे बाय डे इंप्रूवमेंट होने की संभावना लगातार बनी है। तो यहाँ पे इसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है, अभी आपने जल्दी ही पढ़ा इसको कि हरितगृह गैसों के उत्सर्जन में कमी करती है, सही बात है ये। कृषि उत्पादन में वृद्धि, ये भी सही बात है। सतत कृषि को बढ़ावा देना, ये भी सही बात है। और किसानों की आय में भी वृद्धि देखने को मिलती है, ये भी सही बात है। यानी कि आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तो सभी 4, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो जलवायु स्मार्ट कृषि है, फिर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, ये पूरी की पूरी एक अवधारणा है जिसमें हम क्या करते हैं कि जलवायु को ध्यान में रखते हुए कृषि करते हैं कि हमारे जलवायु के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, हमारे पर्यावरण के ऊपर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े और हमारी कृषि उत्पादकता भी बढ़ जाए, जो मिट्टी की उत्पादकता वो भी लगातार बनी रहे, उसकी उर्वरता शक्ति बनी रहे, किसानों की आय में भी वृद्धि देखने को मिले और जो पर्यावरण है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो इन सारी चीज़ों को प्रोसेस में करते हुए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जलवायु स्मार्ट कृषि के बारे में बात करते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन बताने की ज़रूरत है नहीं, अभी कल या परसों इसको डिस्कस किया है, तो आप लोग को सारी चीज़ें याद होंगी। अगर आप देखना चाहते हो तो एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख सकते हैं। और मैं फिर से कहूँगा, आप कितना भी पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आपको चीज़ याद नहीं है, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो सिलेक्शन भूल जाइए, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक कुछ चीज़ें याद होंगी नहीं।
एक बार आपने पढ़ ली, अब विवेकानंद तो है नहीं, स्वामी विवेकानंद जी जैसे अगर आपकी बुद्धि है तो बात ही अलग है भाई, कोई एक बार पढ़ रहा है और पूरे साल भर याद रह रहा है। एक बार में आपने सारी बुक पढ़ ली तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। पर मैं सिंपल लोगों की बात कर रहा हूँ, जो जनरल लोग हैं, जैसे कि जिनको एक बार पढ़ने पे याद नहीं होता है, 2 बार 3 बार पढ़ने पे याद नहीं होता है, कुछ चीज़ें भूलते हैं, ऐसे सामान्य लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग के लिए सक्सेस का वही है कि आप रिवीजन करते रहिए, और ये एक बार मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ, देखिए एक बार वीडियो में आप पढ़ते हैं, फिर पीडीएफ मिल जाती है, पता नहीं आप लोग उसको खोलते भी हैं कि नहीं, पीडीएफ एक बार चेक करा करिए, एक बार उसको खुद से पढ़िए, पढ़ने की आदत डालिए, फिर ओके एक बार ये आपका एमसीक्यू आ जाता है, तो 3 बार एक तरीके से आपका हो जाता है एक ही चीज़। तो यार अगर अब भी नहीं याद हो रहा है तो कैसे याद होगा आप बताएँ? फिर ये जो एमसीक्यू के फॉर्म में आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ये आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है। अभी आपको लग रहा होगा ना कि इतने आसान-आसान क्वेश्चन बना रहे हैं सर आप, वो आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने पूरे हफ्ते पढ़ाई की है, आपने ईमानदारी से वीडियो सुना है, तब आपको आसान लग रहा है। इसी को शेयर करिए किसी दोस्त के साथ, उससे पूछिए, तो उसको समझ आएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा यहाँ से सारी चीज़ें, अभी हमने पढ़ी ही थी। यहाँ पे 2019 में FA19 के बारे में क्या कहा था। यहाँ पे देख सकते हैं कि कृषि उत्पादकता और आय में निरंतर वृद्धि, तो 2 स्टेटमेंट तो आपका यहीं से हो गया कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है और आय में भी वृद्धि देखने को मिलती है। जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल होता है और लचीलापन बनाता है, तो ये भी चीज़ होगी आपकी। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करता है, तो चारों स्टेटमेंट आपका यहीं से हो गया। पहले मैं क्या कर रहा था कि एक ही स्लाइड लगा रहा था, तो बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा था सर पढ़ाए भी थे कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है। और जब ये कटिंग लगा रहा हूँ तो लोगों को लग रहा है कि हाँ पढ़ाए थे सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बात करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईआईटी मद्रास ने टेंटलम की खोज सतलुज नदी के रेत में की है। टेंटलम एक दुर्लभ धातु है। तीसरा कथन है टेंटलम की उच्च संक्षारण दर होती है। चौथा कथन है टेंटलम का गलनांक अत्यंत निम्न होता है। पूछ कह रहा है कि कितने कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है सभी तीन और ऑप्शन डी है सभी चार। अच्छा यहाँ पे केवल तीन रहता, कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे तीन लिखा हुआ ना, तीन और ये चार, तो आपको बताना है कि कितने कथन सत्य हैं। अब आपने इसके बारे में अगर पढ़ा हो तो अभी 2 या 3 दिन पहले हमने इसके बारे में पढ़ा था टैंटलम के बारे में। ये एक प्रकार की दुर्लभ धातु है, ये बात सही है। और इसकी खोज कहाँ पे की गई? तो सतलज नदी की रेत में की गई, ये बात भी सही है, एकदम सही है। लेकिन आईआईटी मद्रास ने की है खोज। आप बताइए सतलज नदी के बारे में बात की जा रही है तो जनरली कौन सा आना चाहिए? अगर कॉमन सेंस हम यूज़ करते हैं तो कौन सी आईआईटी हो सकती है? सतलज नदी कहाँ पे बहती है? तो आप सभी को पता है कि पंजाब के एरिया में। तो यहाँ पे कौन सी आईआईटी आने वाली है? तो आईआईटी रोपड़ ने। तो आईआईटी रोपड़ ने इसकी खोज की है, ना कि आईआईटी मद्रास ने। तो पहला स्टेटमेंट गया, जबकि यहाँ पे सतलज नदी के रेत में खोज की गई बात सही है। आधी स्टेटमेंट इसकी सही है और शुरुआत के 4 वर्ड इसके गलत हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि टेंटलम की उच्च संचारण दर होती है। ये बात सही है कि इसकी संचारण दर उच्च होती है और सही स्टेटमेंट है ये तीसरी वाली। चौथी स्टेटमेंट है आपका टेंटलम का गलनांक अत्यंत निम्न होता है। अब आप बताइए इसका गलनांक अत्यंत निम्न होगा तो फिर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में यूज कैसे होगा? गलनांक इसका बहुत ही अधिक होता है, निम्न नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। तो आपकी कौन-कौन सी स्टेटमेंट गलत हुई? पहली स्टेटमेंट और चौथी स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट आपकी सही है। तो उत्तर क्या पूछ रहा है? सत्य। तो कितना हो जाएगा? केवल 2। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन इसको भी अटेम्प्ट करिए, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन एक साथ में देखेंगे। पूछ रहा है कि हाल ही में भारत में टेंटलम की खोज की गई है। इसका निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग हो सकता है? पहला पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, दूसरा पूछ रहा है स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि में, तीसरा मिसाइल के घटक बनाने में, चौथा है सर्जिकल उपकरण बनाने में। पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक और दो, केवल एक दो तीन, दो तीन चार, एक दो तीन चार, कौन कौन से क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा सकता है? अगर आप कॉमन सेंस लगाते, आपने इसके बारे में बिल्कुल भी ना पढ़ा हो, पर शुरुआत के दो क्वेश्चन अगर आपने मेरे सुन लिए ना, तभी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले ही क्वेश्चन मैंने आपको क्या होता है जहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में बात होती है, जहाँ पे संभावित लिखा होता है, तो वो चीज़ें अपने आप सबके सब सही हो जाती हैं। तो वहाँ से आप कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप वहाँ से नहीं यूज़ करना चाहते हैं, देखिए यहाँ से भी मैंने आपको अभी बताया ना कि इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में इसका यूज़ किया जाता है, तो कम से कम आपको एक स्टेटमेंट तो पता चल गई कि जहाँ पे एक होगा वो सही होगा, तो आप सी को कट कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछना बंद कर दिया है, अब सिर्फ केवल 1, केवल 2 वाला पूछता है। तो आप 2023 का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, अभी भी उसमें इस चीज़ को ज़िंदा रखा गया है। कहीं-कहीं पर 1 या 2 क्वेश्चन में पूछा गया कि केवल 1, केवल 2, 1-2 और कोई भी नहीं। इस तरीके से आपसे अभी पूछा गया और यूपीएससी है, अभी इसका फॉर्मेट लेके चल ही रही थी, तो भैया हम इसको अभी छोड़ नहीं सकते हैं। आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस करिए, हो सकता है कि अगली बार 2024 में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए। तो ये तो नहीं होना चाहिए कि हमने इसके लिए प्रैक्टिस नहीं की थी। अब देखिए हम दोनों मिला के प्रैक्टिस कर रहे हैं कि केवल 1-2 इस तरीके से भी हम कर रहे हैं कि केवल 1 कथन, केवल 2 कथन, इस तरीके से भी हम कर रहे हैं और फिर यहाँ पे इस तरीके से भी कर रहे हैं कि 1-2, 1-2-3, 2-3-4 और 1-2-3-4 इस तरीके से। तो इसका सही उत्तर आपको उत्तर डी हो जाएगा। इसका सारे क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है और अगर आपको याद हो तभी इसके टेंटलम की खोज की गई है। सतलज नदी की रेत में की गई है, आईआईटी रोपड़ के द्वारा इसकी खोज की गई है। इसके बहुत सारे उपयोग हैं और इसका गलनांक भी काफ़ी उच्च होता है। इसकी संचारण दर उच्च होती है और ये बहुत सारे अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता, इसलिए इसको जो
प्रतिरक्षा उपकरण के रूप में भी यूज किया जाता है। वो सारी चीज़ें आपको याद भी आ रही होंगी। आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने किया था ये। और ये जो थे सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के लोग थे, इनकी जो प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि सेबेस्टियन थे, इन्हीं की अध्यक्षता में ये खोज की गई थी। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि धातु का व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालकों में भी किया जाता है। और आप यूपीएससी का पीओक्यू उठा के देखिए, अगर जो ऐसी चीज़ें होती हैं उसके उपयोग से क्वेश्चन ना पूछा गया होगा तो आप लोग कहना। यहाँ पे टेंटलम के बारे में जानकारी दी। जैसे टेंटलम क्या है, तो एक प्रकार की दुर्लभ धातु है। इसका परमाणु क्रमांक 73 है। उसके अलावा इसकी उच्च संक्षारण प्रतिरोध होती है, ये भी आप देख सकते हैं। ये मजबूत और गर्म एसिड वातावरण के साथ संपर्क करता है। शुद्ध होने पर टेंटलम लचीला हो जाता है। बाकी यहाँ पे दिया गया कि अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुसार ये 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर रासायनिक हमले के प्रति लगभग पूरी तरह से प्रतिरक्षित है। और केवल हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फ्लोराइड आयन युक्त अम्लीय समाधान और मुक्त सल्फर ट्राइऑक्साइड द्वारा हमला किया जाता है। टैंटलम का गलनांक भी अत्यधिक उच्च होता है, जबकि हम मैंने वहाँ पे क्या लिखा था कि अत्यंत निम्न होता है, और यहाँ पे अत्यधिक उच्च होता है, अत्यंत उच्च होता है। तो वो चीज़ें हैं, बाकी आपको ध्यान में रखना है। आपने पढ़ा था, आपको वो सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही होंगी कि हमने इसको पढ़ा था। इसकी पहली बार खोज कब की गई थी? तो स्वीडिश रसायनज्ञ थे, केमिस्ट थे, इन्होंने खोज की थी। एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग इनका पूरा नाम था। इन्होंने 1802 में इटरबी स्वीडन में इसकी खोज की थी, लेकिन तब उस टाइम क्या कहा गया था कि ये कोई अलग धातु नहीं है। फिर बाद में इसको आगे चल करके बताया कि ये एक अलग धातु है और इसको शुद्ध अलग धातु के रूप में पहचान मिली, दुर्लभ धातु के रूप में। तो ये सारी चीज़ आपके यहाँ पे लिखी गई हैं। टैंटलम का नाम कैसे पड़ा? तो आप सभी को पता है कि एक दुष्ट राजा था, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था। और यहाँ पे वो पूरी कहानी सुनाई थी ना मैंने आपको कि पानी के बीच में खड़ा रहता है और उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं उन सारी चीज़ों को। और ये आपके तीसरे क्वेश्चन का कि इसका उपयोग कहाँ-कहाँ पे किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र हो गया। स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप और डिजिटल कैमरे में भी इसका उपयोग होता है। इसका गलनांक उच्च होता है, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी। इसको प्लैटिनम के विकल्प के रूप में भी देखा जाता है, तो ये अच्छी स्टेटमेंट बन जाएगी आपसे। इसको प्लैटिनम के विकल्प के रूप में भी देखा जाता है। बाकी इसका प्रयोग होता है रासायनिक संयंत्रों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, हवाई जहाज़ों और मिसाइलों के लिए घटक बनाने में भी किया जाता है इसका उपयोग। टैंटलम शारीरिक तरल पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, ये भी एक अच्छा स्टेटमेंट है आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर मैं सोचा एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन बनाऊँगा, तो आप लोग को लगेगा सर एक ही टॉपिक से सारे क्वेश्चन बना दे रहे हो, अपना काम आसान कर रहे हो। बाकी मैंने आपको हिंट कर दिया कि कहाँ-कहाँ से अच्छा स्टेटमेंट बन सकता है, आप उसको देख लीजिएगा। और फिर देखिए इसका उपयोग जो है ना कृत्रिम जोड़ों के लिए, और जो प्रत्यारोपण होता है ना कि ऑपरेशन होता है, ट्रांसप्लांटेशन होता है, उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है, इसके सर्जिकल उपकरण बनाने के लिए। बाकी यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आप पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा और पीडीएफ से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार 2021-22 की अवधि में वैश्विक स्तर पर खसरे से होने वाली मृत्यु में वृद्धि हुई है। दूसरा कथन है खसरा एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। तीसरा स्टेटमेंट है यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने तथा सांस लेने से नहीं फैलता है। चौथा कथन है खसरे को सामान्यतः टीके की खुराक द्वारा रोका जा सकता है। पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कितने कथन असत्य हैं। अगर आपने इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना, तो मतलब थोड़ी-सी भी अगर आपको जानकारी है, तो आप यहाँ पे कम से कम इस क्वेश्चन को सही कर ले जाएँगे। एकदम कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन, एकदम जिसको कॉन्सेप्ट कहते हैं ना, एकदम कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ क्वेश्चन है ये। इसके लिए आपको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात है कि पहला स्टेटमेंट क्या है, 2021-22 की अवधि में वैश्विक स्तर पर खसरे से होने वाली मौत में वृद्धि हुई है। सिंपल सी बात है यार, कोविड-19 का टाइम था, लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। और जब भी जो कोविड-19 का टाइम चला है, तो उस टाइम पे तो हम रिपोर्ट कर नहीं रहे थे कि खसरे से कितनी मृत्यु हुई है। जब वो कोविड-19 का टाइम खत्म हुआ, तो 2021-22 हमने इसको रिपोर्ट करना शुरू किया। तो जब हमने इसको रिपोर्ट करना शुरू किया, तो पता चला कि हाँ, इसकी मृत्यु में वृद्धि देखने को मिल रही है। तो पहले स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। दूसरा क्या है कि खसरा एक अत्यधिक संक्रामक रोग है, जो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से फैलता है। तो भैया यहाँ पे ये बात सही है कि अत्यधिक संक्रामक रोग है, लेकिन ये जीवाणु से नहीं फैलता है। देखिए पूरा स्टेटमेंट जो है ना सिर्फ यहाँ पे इसी पे टिका हुआ है। एक ही स्टेटमेंट मतलब एक ही शब्द मैंने बदला है, बाकी सारे स्टेटमेंट सेम है। ये जीवाणु से ना होकर के, बैक्टीरिया से ना होकर के वायरस से होता है, विषाणु से होता है। आपको पता होगा और मैंने आपको बताया भी था, ये वायरस से होता है। तो देखिए सिर्फ एक शब्द बदलने से पूरी स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई ना। दूसरा क्या है, यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने तथा सांस लेने से नहीं फैलता। इसी को कहा जाता है कॉन्सेप्ट। एक तरफ कहा जा रहा है कि अत्यधिक संक्रामक रोग है, दूसरा कहा जा रहा है कि खांसने, छींकने तथा सांस लेने से नहीं फैलता। जब संक्रामक रोग है तो जाहिर सी बात है कि खांसने, छींकने से फैलेगा ही फैलेगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई। खसरे को सामान्यतः टीके की एक खुराक द्वारा रोका जा सकता है। अगर आपका तो मैंने बताया था कि 2 खुराक होती है टीके की, उसके द्वारा रोका जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई। और हमसे पूछा गया कि कितने कथन असत्य हैं, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 3, यानी कि सी वाला सही हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में मज़ा आया कि नहीं? एकदम टोटल कॉन्सेप्ट बेस है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर लग रहा हो कि सर आपने इसके बारे में कहाँ पढ़ाया था, खसरे के बारे में कहाँ पढ़ाया था, मीज़ल्स के बारे में कहाँ पढ़ाया था, तो सर ने तो पढ़ाया था, अगर आपको याद नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बात है। अभी 1 हफ्ता हो रहा है और आप भूल जा रहे हैं, तो फिर पूरा 1 साल का कैसे याद रखेंगे एग्ज़ाम में? उसको याद रखिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं
43% वृद्धि देखने को मिली है। ग्लोबल मीजल्स डेथ यानी कि जो वैश्विक स्तर पर खसरे के द्वारा मृत्यु हो रही है उसमें किसने बताया था? डब्ल्यूएचओ ने बताया था 2021 से 22 की अवधि में। वही सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो चीज़ दिखाई गई, 43% की वृद्धि दिखाई गई है 2021 से 22। 2021 में 22 देशों की तुलना में 2022 में 37 देशों में बड़े या विघटनकारी खसरे का प्रकोप हुआ था। बाकी 28 अफ्रीका के डब्ल्यूएचओ क्षेत्र में थे, 6 पूर्वी भूमध्य सागर में, 2 दक्षिण पूर्व एशिया में और 1 यूरोपीय क्षेत्र में था। ये सारी चीज़ें हैं जो डब्ल्यूएचओ ने बताया अपनी रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट को अगर आपसे प्रीलिम्स में नहीं पूछता है, सॉरी पीवाईक्यू निकल गया था, प्रीलिम्स में नहीं पूछता है तो आप इसको मेंस में भी अपना डेटा यूज कर सकते हैं कि मिसल की वजह से, खसरे की वजह से इतनी सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पहली खुराक के बारे में बात की जा रही है, और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। ये वायरस के कारण होता है, ना कि बैक्टीरिया के कारण। और ये खांसने, छींकने, सांस लेने आदि से आसानी से फैल जाता है और कई बार ये मृत्यु का कारण भी बनता है। टीके की 2 खुराक की आवश्यकता होती है, जबकि मैंने कहा था कि 1 खुराक की। यहाँ पे स्टेटमेंट पे 1 खुराक लिखा है, जबकि आवश्यकता होती है 2 खुराक की। वैश्विक स्वास्थ्य निकाय के अनुसार 2021 की तुलना में 2022 में वैश्विक टीकाकरण कवरेज में मामूली वृद्धि हुई, फिर भी 33 मिलियन बच्चे ऐसे थे जो खसरे के टीके की खुराक लेने से चूक गए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, और आप अगर कहीं नहीं पूछा जाता है तो अपने मेंस आंसर राइटिंग में इसको यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सऊदी अरब, यमन, जिबूती, मिस्र, सूडान, एरिट्रिया। पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन से देश लाल सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। बहुत अच्छे स्टेटमेंट है, और ऐसे मैप बेस्ड क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं और ये बहुत आसान होते हैं। अगर आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन क्लियर है ना, तो ये आपका 2 नंबर फिक्स करा के चले जाते हैं। अब आपको याद नहीं आ रहा होगा ना कि सर कहाँ पढ़ाया था, सर कहाँ पढ़ाया था? नहीं, नहीं सर याद नहीं आ रहा सर, सर पढ़ाया भी था, ये चीज़ कब पढ़ाई थी सर आपने? पढ़ाया था बस जब हौतीस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, या हौती के बारे में पढ़ रहे थे, जब उन्होंने जहाज़ को अ, अपहरण कर लिया था, तब हमने इसके बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। तो चलिए आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए फटाफट, उसके बाद मैं आंसर बताऊँगा। पहला ऑप्शन है आपका केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है केवल 1, 3 और 5, और सी ऑप्शन है आपका केवल 4 और 6, और डी ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसको बताने की ज़रूरत है? कम से कम ये तो आप लोग को याद होना चाहिए यार। जब भी मैं आपको कोई मैप दिखाता हूँ ना, तो एक ही जगह का 3 अलग-अलग तरीके से मैप दिखाता हूँ। किसी में तो पूरी बाउंड्री दिखाई जाती है, किसी में फिजिकल दिखाया जाता है, किसी में पॉलिटिकल, तो पूरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आप लोग को अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाए, ताकि आप लोग को भूले ही ना किसी हाल में। कुछ याद आया कि अभी और मैप दिखाना बाकी है? तो आप यहीं से देख सकते हैं, इजिप्ट हो गया, ये सऊदी अरेबिया हो गया, ये यमन हो गया, ये एरिट्रिया हो गया, और ये जिबूती भी इसके साथ टच करता है, और ये सूडान हो गया। उससे ज़्यादा जो चर्चा में था वो था बाब अल मंडेब। अब आपसे जो वनडे एग्जाम है वहाँ पे ये पूछा गया कि बाब अल मंडेब किन दो को कनेक्ट करता है, फिर ये पूछा गया कि जो रेड सी है इसको गल्फ ऑफ एडन से कौन सी जल संधि के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, तो बाब अल मंडेब हो जाएगा। यूपीएससी भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पर जनरली वो आपसे पूछता है कि कौन कौन से इसके तट पर बसे हैं, कौन कौन से इसके साथ सीमा साझा करते हैं। और यहाँ पे आप सुएज कैनाल देख सकते हैं, ये भी लगातार चर्चा में बनी हुई है, तो इसको भी एक बार क्लियर कर लीजिएगा। ये बाब अल मंडेब भी चर्चा में है, स्वेज कैनाल भी चर्चा में है। तो मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, तो स्वेज कैनाल, स्वेज नहर। और अगर हम बात करते हैं लाल सागर को गल्फ ऑफ अडन से कौन जोड़ता है, तो बाब अल मंडेब। अब ये मैप भी मैंने आपको दिखाया था। अब आप कहेंगे सर हाँ अब याद आ रहा है, तो यार ये चीज़ें मतलब आसानी से मत बोलिए। जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके बनते हैं ना, तो आपके बहुत आसान हो जाते हैं। ये रहा आपका बाब अल मंडेब और ये स्वेज कैनाल। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। बताइए कितना मैप दिखाऊँ आपको याद हो जाए। अब आपको क्लियर हो गया कि वो वाले क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा, ये सारे हो जाएंगे डी वाला। बाकी कब हमने डिस्कस किया था, तो ये था आर्टिकल जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आर्टिकल की भी फोटो मैंने लगा दी ताकि आप लोग को ज़्यादा कनेक्ट हो जाए कि हाँ आर्टिकल यही वाला था जब हमने डिस्कस किया था। अच्छा लग रहा है क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कि नहीं? इसको अटेम्प्ट करके दिखाओ तो जान जाओ क्योंकि मैक्सिमम लोग ना गलत करने वाले इसको, वो पक्का गलत करोगे। पूछ रहा है हाल ही में सुर्खियों में रहा हौती समुदाय किस देश से संबंधित है? बताइए कौन से देश से संबंधित है। आपका ऑप्शन है फिलिस्तीन, ऑप्शन बी है इसराइल, ऑप्शन सी है यमन, और ऑप्शन डी है ईरान। तो बताइए किससे संबंधित है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना फिलिस्तीन को मारोगे, जो कि बिल्कुल गलत उत्तर है बॉस। क्योंकि आप देखेंगे अभी लगातार चर्चा में कौन-कौन बना है, यही 2 देश बने हुए हैं, तो आप इन्हीं में से 2 देश को मारोगे, या ज़्यादा से ज़्यादा फिर यहाँ पे आ जाओगे ईरान में, क्योंकि ईरान भी कूदने को कह रहा था इस युद्ध में, लेकिन सही उत्तर इसका है यमन। अगर आपको याद हो तो मैंने इसके बारे में पढ़ाया भी था। पर आपसे कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि अब ये सक्रिय थे तो ये कहाँ के हैं? तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हाउती से विद्रोही समुदाय है जो लगभग 1 दशक से यमन सरकार के साथ गृह युद्ध में फँसा हुआ है। तो ये यमन से संबंधित है और इन्होंने जहाज़ का अपहरण किया था। वही वाला आर्टिकल है, सेम टू सेम आर्टिकल। आप ये देख सकते हैं, आर्टिकल वही सेम है।
बस यहाँ पे क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया ताकि आप लोग को ये ना हो कि भाई क्वेश्चन किस-किस एंगल से पूछ सकता है। यूपीएससी है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें धोखा खा गए होगे ना मैक्सिमम लोग। सबको लगा कि फ़िलिस्तीन होगा, वही लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब यहाँ पे 2 नाम और जोड़ सकता था। ये इसमें से तो कोई 2 नाम हटा करके 2 नाम और जोड़ सकता था, रूस और यूक्रेन का। पर कोई बात नहीं, यहाँ पे भी अच्छे ऑप्शन रखे गए हैं, सब के सब कन्फ्यूजिंग ऑप्शन रखे गए हैं। अगर इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बन गया ना यूपीएससी में या फिर स्टेट पीसीएस में या फिर वनडे एग्जाम में ही, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं करना है कि ऐसे कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, किस नाते ये क्वेश्चन बन गया। भाई इतना ज़्यादा चर्चा में है ना राज्यपाल कि अगर उससे क्वेश्चन बन गया तो कोई दो राय नहीं होगी, चाहे वो मेंस हो गया चाहे प्रीलिम्स, कहीं पर भी उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो राज्यपाल को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि आए दिन राज्यपाल चर्चा में है, 2-3 बार तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विधेयकों को सहमति देने के से संबंधित राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर सकता है। दूसरा कथन है, विधानसभा द्वारा पुनर्विचार के पश्चात भेजे गए विधेयक को राज्यपाल सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। तीसरा कथन है, किसी भी विधेयक पर राज्यपाल को अधिकतम 90 दिनों के भीतर सहमति देना अनिवार्य है। चौथा कथन है, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस लौटा सकता है। पूछ कह रहा है कि कौन से कथन सत्य हैं, कितने कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है सभी 4। अब आपको ये बताना कि कौन से कथन सत्य हैं। अगर आप इसको अभी भी गलत कर रहे हो ना, तो समझ जाओ डिजिटल रूप से मैं आप लोग को दंड दूँगा। डिजिटल रूप से डंडा लेके मारूँगा, जैसे हमारे टीचर क्या करते थे, डंडा लेके बहुत पीटते थे यार। एक पैर पे खड़ा कर देते थे, फिर उसपे पीटते थे बहुत। आप में से कोई है ऐसा जो मार खाया हो स्कूल कॉलेज में बहुत? पहले मारते थे, अभी तो नहीं मारते। अभी क्या होता है, अगर किसी बच्चे को मार दे तो बच्चा अपनी पूरी फैमिली लेके आ जाता है, पूरा घर खानदान लेके स्कूल में पहुंच जाता है टीचर को मारने के लिए। हमने भी एक न्यूज़ डिस्कस की थी ना कि एक कोई पुरुष छात्र था और वो केरल में एक स्कूल है, वहाँ पे जाकर के टीचर लोग को धमका रहा था गन लेकर के। तो भाई अब वो ज़माना है कि अगर टीचर ने स्टूडेंट को मारा तो स्टूडेंट उल्टा पीट देते हैं। ऐसा मत करिएगा आप लोग, कभी मत करिएगा। टीचर की, माँ-बाप की और जो हमसे बड़े हैं, जिन्होंने हमारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला ना, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करिए। मैंने आपको वो आपको कथन भी सुनाया था ना, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। इसके बारे में मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ और अच्छे से पढ़ाया हूँ। सत्य वाला पूछ रहा है, आप लोग बताइए कौन सा सत्य होगा? पहला स्टेटमेंट सही है, तो ये बिल्कुल सही है। हालाँकि यहाँ पे कहा जाता है कि अगर कोई संविधान के उल्लंघन से संबंधित विधेयक हो या फिर संघीय मामले से संबंधित विधेयक हो तो उसको रोक के रखिए। पर क्या होता है व्यवहार में कि राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के लिए बहुत सारे ऐसे विधेयक भी रोक के रख लेता है, जिनकी संविधान के उल्लंघन होने की संभावना नहीं होती है, जो संघीय ढांचे से संबंधित नहीं है, तो उसके बाद भी विधेयक को रोक के रख लेता है। दूसरा क्या कहा जा रहा है, विधानसभा द्वारा पुनर्विचार के पश्चात भेजे गए विधेयक को राज्यपाल सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है, जबकि आप सभी को पता है कि अगर पुनर्विचार के लिए लौटाता है और दोबारा से विधानसभा या विधान परिषद जहाँ पर भी हो, वो लोग अगर क्या करते हैं, चाहे उसमें 1% सुधार करें, चाहे 1% भी सुधार ना करें, यानी जैसा पहले भेजा था सेम टू सेम वैसा ही भेज दें, तो राज्यपाल यहाँ पर बाध्य है कि उस विधेयक को ही सहमति देगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। फिर क्या पूछ रहे, किसी विधेयक पर राज्यपाल को अधिकतम 90 दिनों के भीतर सहमति देना अनिवार्य है। अगर आपको याद है तो मैं चीख-चीख के बता रहा था, चिल्ला रहा था कि भैया यही तो पूरी प्रॉब्लम की जड़ है कि यहाँ पे टाइम लिमिट ही फिक्स नहीं है। किसी भी समय तक आप ये रोक के रख सकते हैं विधेयक को। यही तो मुद्दा बन रहा है कि किसी भी समय तक रोक के रख सकते हैं। इसी नाते राज्यपाल क्या करता है कि किसी विधेयक पर सहमति नहीं दे रहा है, रोक के रख ले रहा है। सारे विधेयकों को रोक के रख ले रहा है। तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ये सारे राज्य जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान है इसी चीज़ को लेकर के। तो आपकी ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। उसके अलावा क्या कहा है, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। क्या ये मुमकिन है? मतलब ये तो हर किसी को पता है यार, जो थोड़ा-सा भी तैयारी कर रहा है, जो थोड़ा-सा भी जानता है, उसको पता है कि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता है। चाहे उस पर सहमति दे, चाहे उस पर सहमति ना दे, पर उसको वापस नहीं भेजा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 1। और जो धन विधेयक होता है इसको अंतिम रूप से सत्यापित करने का अधिकार किसको है? यानी कि किसका निर्णय अंतिम होता है इस पे? तो जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए और यहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष, इनके पास ये अंतिम अधिकार होता है कि अगर किसी भी विधेयक को कह देंगे कि ये धन विधेयक है, तो ये धन विधेयक माना जाएगा बस। इतने यहीं पे बात खत्म। उसके बाद कोई पुनर्विचार उस पे नहीं किया जाएगा। यानी धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है? तो अध्यक्ष के पास है, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हो। अगर हम केंद्र स्तर पर देखते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष ये प्रमाणित करता है, अगर राज्य स्तर पर देखते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष इसको प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है। लेकिन जो उस पर सहमति देने की बात आती है किसी विधेयक पर, तो फिर आपको पता होगा कि राज्य स्तर पर राज्यपाल देता है और केंद्र स्तर पर हमारे राष्ट्रपति जी देते हैं, और दोनों के पास ही ना, यहाँ पे सिर्फ राज्यपाल के बारे में बात नहीं कर रहा, राष्ट्रपति का अगर यहाँ पे लिखा होता ना, तो राष्ट्रपति जी को भी धन विधेयक पर या तो सहमति देना है या तो सहमति नहीं देना है, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बात करें पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है नई दिल्ली।
तो देखिए दोस्तों, मैंने जो कहा था ना शुरुआत में कि कुछ इसमें नया करने की कोशिश की गई, तो यही है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी के साथ-साथ स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारा ऐसे स्टेट पीसीएस है ना, जहाँ पे आपसे वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछने हैं। बहुत कम ऐसे स्टेट पीसीएस देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएँ। ज़्यादातर आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि 2-3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जैसा भी हो जाए, मतलब पूरे हफ्ते में जितना हमें अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, उसको हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। उसको अलग से रखेंगे इस बार, क्योंकि ये इनोवेशन था, मतलब एक ट्राई था। तो मैंने सोचा कि इसको साथ ही में देखते हैं, और अगर आप लोग को लगता है कि ये सही पहल है, अच्छी पहल है, तो आप बताइए कमेंट करके कि सर ये सही है, इसको इंक्लूड करिए, इसको इम्प्लीमेंट करिए। तो फिर हम इसको आगे अगले वाले संडे से कंटिन्यू रखेंगे, और इसका एक अलग से सेक्शन बना देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देंगे कि वन लाइनर स्पेशल, और फिर उसके तहत इसको डिस्कस करना शुरू कर देंगे। ठीक है? अगर आप लोग को लगता है कि सही है, अगर आप लोग को लगता है कि नहीं ये फालतू का है, बेकार है, तो आप बताइए, वो भी बताइए। ऐसा नहीं कि अगर सही लग रहा है तभी बताइए। आपको लगता है कि ये गलत है और इससे हमारा टाइम लॉस होगा, या हमारे लिए उतना प्रोडक्टिव नहीं है, तब भी आप बताइए, हम इसको बंद कर देंगे। उसका कोई मतलब है नहीं। तो जैसा आप लोग को लगेगा सही है गलत। अब इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन जो हो गया, 9 नंबर और 10 नंबर, ये 3 क्वेश्चन मैंने वैसे ही रखे हैं स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, वन लाइनर टाइप आप कह सकते हैं। तो इससे आपका कुछ फैक्ट भी तैयार हो जाएगा, और अगर आप कहीं इसको आंसर राइटिंग में इंक्लूड करना चाहते हैं, अब जैसे पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स, यानी कि पैरा गेम क्या होता है, वही जो एक तरीके से कह सकते हैं दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए। तो अब देखिए, एक तो ये आपका फैक्ट तैयार हो रहा है, ये आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन नहीं सकता है, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं पूछ सकता है, पर जनरली पूछता नहीं है। जनरली स्टेट पीसीएस हो गया, वनडे एग्जाम हो गया, वो पूछते हैं। तो आपका और कहाँ फ़ायदा करेगा? अब जैसे कोई दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में लिखने के लिए आता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकार के द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हो ना कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अभी हाल ही में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो इस तरी आंसर बता दिया मैं। बोलते-बोलते आंसर निकल गया है। तो आप इस तरीके से अपना आंसर राइटिंग भी इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये अच्छा स्टेप है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ ठीक है सर, इसको और बढ़ाइए, इसको सही रखिए, चालू रखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं टाइम लॉस होगा, तो आप वो भी बताइए कि सर कोई फ़ायदा नहीं है, इसको बंद कर दीजिए, सिर्फ यूपीएससी बेस लेकर के चलिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैंने बात-बात में बता दिया। नई दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये रही उसकी कटिंग, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, जिसके बारे में हमने बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय। अब जहाँ पर भी पहला, पहली, पहले लग जाए, वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन बन गए? ऑप्शन ए दिया राजू श्रीवास्तव, ऑप्शन बी दिया कपिल शर्मा, ऑप्शन सी वीरदास, ऑप्शन डी जाकिर खान। सारे के सारे नाम अच्छे आपको पता भी होगा, और अभी हाल ही में इनकी मृत्यु भी हुई थी, तो बहुत सारे लोग को ये लगे कि राजू श्रीवास्तव को हो सकता है दिया गया हो, या फिर कपिल शर्मा इतने अच्छे लेवल पर फेमस है, वर्ल्ड लेवल पर फेमस है, तो हो सकता है कपिल शर्मा को दिया गया हो। जाकिर खान भी फेमस है, और वीरदास का नाम तो मैं पहली बार सुना था, पर आपका सही उत्तर यही है। तो ये जो क्वेश्चन रखे गए हैं 8, 9, 10, ये तो ये आपके वनडे एग्जाम और स्टेट पीसीएस को ध्यान में रख कर रखे गए हैं। अगर आपको लगता है सही है तो बताइएगा। ये रही उसकी एक्सप्लेनेशन, आप देख भी सकते हैं इसकी कटिंग जो थी। तो अब आपको याद आ रहा होगा, और डायरेक्टर वाला पुरस्कार किसने जीता था? एकता कपूर ने, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डांट भी लगाई थी अश्लीलता फैलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य द्वारा ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर या घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया गया है? ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर भी उसी को कहा जाता है, घोल मछली तो सामान्य भाषा में कहा जाता है, लेकिन ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर जो उसका नाम है। पूछ रहा है किसके द्वारा? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा। आपको पता होगा, आपको याद भी होगा, किसको? गुजरात के द्वारा किया गया है। क्यों किया गया? तो भैया इसका आर्थिक मूल्य जो है बहुत ज़्यादा है। आपको पता होगा कि जो 1 किलोग्राम बिकता है, ये 5,000 से लेकर के 15,000 के बीच में बिकता है। तो काफ़ी महँगा, और एक मछली जो होती है, इसके जो वज़न होता है लगभग 25 किलोग्राम के आसपास इसका वज़न होता है। तो इस तरीके से मछली की बहुत महत्ता है, और राज्य सरकार इसके संरक्षण के लिए भी कुछ कदम उठा सकेगी। इस नाते इसको राज्य मछली घोषित किया गया है। ये उसकी कटिंग है, आप लोग को याद भी होगा। अगर आप लोग को लगता है कि ये सारी पहल सही है, जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 है, इस तरीके के क्वेश्चन और इंक्लूड करने चाहिए, तो आप बताइएगा, उसको इंक्लूड करेंगे। जैसे अभी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, पर मैं सोचा कि एक बार इसको ट्रायल करते हैं। अगर स्टूडेंट्स लोग को सही लगेगा, अगर आपको लगता है कि हाँ इसको इंक्लूड करिए, सही करिए, चालू रखिए, तो फिर हम उसको चालू रखेंगे, नहीं तो फिर इसको बंद कर देंगे। वो सिर्फ एक ट्रायल था, इस नाते अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं उसके। जैसे देखिए, अभी हाल ही में फातिमा बीबी जी का निधन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर आप लोग को लगता है कि वीडियो में कुछ कुछ भी एक पॉइंट ऐसा बताया गया जो आप लोग के काम आ रहा है, या फिर किसी और के काम आ सकता है, तो प्लीज़ उसको शेयर करिए। क्योंकि मुझे पता चला कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है ना, वो शेयर करने पे बहुत ज़्यादा चलता है। तो अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग को कोई फ़ायदा हुआ है, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, जिसके साथ चाहें शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोग को लगता है कि इसमें कोई कमी है, तो बिल्कुल बेझिझक, मैं हमेशा बोलता हूँ बेझिझक, ओपनली, एकदम ओपन माइंड से, अच्छे भाषा में, सभ्य भाषा का प्रयोग करते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सभ्य भाषा का प्रयोग करते हो, आप लोग बिल्कुल मेरी आलोचना करिए कि सर आपने यहाँ पे गलत बताया था, ये स्टेटमेंट गलत थी, या फिर सर आप इसको इंक्लूड कर लीजिए, इसको
हटा दीजिए, ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारा टाइम लॉस होता है। मतलब कुछ भी आपका सुझाव है, कोई भी आपकी शिकायत है, तो आप बिना झिझक, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि 10 लोग देखेंगे, तो ये ईमेल आईडी है, यहाँ पे सिर्फ मैं ही देखने वाला हूँ, ईमेल भी कर सकते हैं। और देखिए कल एक बच्चे का, बल्कि 2 लोग का मैसेज आया था, तो भैया कल मैंने आपको रिप्लाई दिया था। वैसे एक बच्चे का ये कमेंट था, सर आपसे बात करनी है। तो ठीक है, मैंने उनसे कहा था कि ईमेल कर दीजिएगा, अभी तक उनका ईमेल नहीं आया है। देखो यार, ऐसा नहीं है कि मैं घमंडी हूँ या और ऐसा कुछ। कल मैं बता रहा हूँ कि कल मैं घर पे नहीं था पूरा दिन। मैं सुबह 10 बजे के आस-पास निकला हूँ, शाम के 7 बजे के आस-पास घर पे वापस आया हूँ। चला गया था कहीं, कुछ काम था। तो ऐसा यार, कभी-कभी आपके कमेंट का रिप्लाई देने में लेट हो जाता है, या कभी-कभार आपका जो मैसेज आता है उसका रिप्लाई करने में लेट हो जाता है। तो उसके लिए आप इतना टेंशन मत लो। ऐसा नहीं कि इग्नोर किया जा रहा है या फिर आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी एक बच्चे का मैसेज है, तो उनको मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया, कल ही उनका मैसेज आया था, क्योंकि उनको सीसैट को लेकर के क्वेश्चन पूछना था। अब सीसैट को लेकर के क्वेश्चन है उनका, तो वो मैसेज में मैं कैसे रिप्लाई दे दूँ? कभी-कभी करके वीडियो में थोड़ा-थोड़ा करके मैं बताता रहूँगा। वो पूरा लंबा सा टॉपिक है। अब आप सोच रहे हो कि मैं 4 लाइन 5 लाइन में कैसे आंसर दे दूँ? और फिर सीसैट में क्या है, क्या नहीं है? कोई भी अगर आप स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हो, तो सिंपल सी बात है कि पहले मुझे आपको जानना पड़ेगा ना कि आप किस तरह से पढ़ रहे हो। आपका कौन-सा सब्जेक्ट मजबूत है, कौन-सा सब्जेक्ट कमज़ोर है। जब तक मैं ये नहीं जानूँगा, तब तक मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप ये कर लो और आपका हो जाएगा। पहले मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि आप किस लेवल पे मेहनत कर रहे हो और आपका कौन-सा सब्जेक्ट मजबूत है। जैसे सीसैट को लेकर के इंक्वायरी आई है, क्वेरी आई है। तो अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका मैथ बहुत अच्छा है, कुछ ऐसे होंगे जो कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा फ़ील करते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो रीज़निंग अच्छा फ़ील करते हैं। जनरली ऐसा माना जाता है कि जिनका मैथ अच्छा है वो रीज़निंग भी अच्छा करते हैं, जनरली ऐसा माना जाता है। तो अगर मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मुझे ये नहीं पता है कि आपकी मैथ अच्छी है या फिर आपकी रीज़निंग अच्छी है या फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, तो मैं आपसे कैसे कह दूँ? मान लीजिए आपकी मैथ अच्छी है और मैं आपसे कह दूँ कि मैथ के ऊपर फ़ोकस करो, तो आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो। मैथ तो अच्छी है ही, आपकी प्रैक्टिस करो, थोड़ा-थोड़ा इसको भी देखो। अगर मैं आपकी मैथ बिल्कुल भी लुल है, एकदम बिल्कुल नहीं आती है, और मैं आपसे कह दूँ कि मैथ को सही कर लो ना, आपका हो जाएगा, तो यार आप वैसे ही डिमोटिवेट हो जाओगे कि मैथ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती और सर कह रहे हैं कि उसी को सही कर लो, बहुत टाइम लग जाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप वहाँ से डिमोटिवेट हो जाओगे। तो पहले मुझे ये जानना पड़ेगा ना कि आप किस लेवल पे हैं, आपका क्या सही है, क्या गलत है, तभी तो मैं बता पाऊँगा ना। और ऐसे 4 लाइन के मैसेज में मैं कैसे जवाब दे दूँगा? आप खुद से सोच के देखो। मेरी जगह आप खुद को रखो और आपसे अगर कोई यही सवाल पूछता है, तो आप क्या 4 लाइन के मैसेज में जवाब दे पाते उस चीज़ का? और अगर आपको बात करनी है, अगर लिखने लायक बात है, तो आप प्लीज़ ईमेल कर दीजिए। क्योंकि अगर मैं आप खुद सोचो, मुझे भी तो काम रहता है ना यार, मैं भी तो इंसान ही हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मतलब अपन इधर रोबोट बैठे हैं। और अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए दिल से सॉरी। मेरी वजह से किसी की भावनाएँ आहत हुई हों तो उसके लिए दिल से सॉरी। आप लोग कमेंट करिए, अगर ईमेल करना चाहते हैं तो वो भी करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर आपको कभी लेट से रिप्लाई मिले तो उसके लिए मतलब ये मत बोलिए कि सर आप घमंडी हो, या फिर सर आप बदल गए हो, या सर आप ध्यान नहीं देते हो, या सर आप लड़कियों पे ध्यान देते हो, लड़कों पे ध्यान नहीं देते हो। ये सारी चीज़ें मत बोला करिए। वो एक टीचर को बहुत डिमोटिवेट करता है। अगर आप मोटिवेट कर सकते हैं, कमेंट करिए कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, या सर ये गलत था। अगर आप ये बताएँगे ना कि सर आपने यहाँ पे गलत बोला है, तो वो भी अच्छा लगता है कि कोई नोटिस कर रहा है, कोई बता रहा है। पर इस तरीके की चीज़ें, सर आप घमंडी हैं, आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं यार, वो फिर इरिटेट करती हैं। ऐसा मत बोला करिए। मुझे ही नहीं, किसी भी टीचर को, क्योंकि टीचर कभी ऐसे होते नहीं हैं। बहुत कम टीचर ऐसे होंगे। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, पसंद आया। तो आप लोग को जो करना है करो, बस पढ़ो यार, पढ़ो, सिलेक्शन लो, बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है? यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। मेरी वजह से किसी की भावनाएँ आती हों तो दिल से सॉरी, और आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।